Hello everyone, welcome you all and मैं बिल्कुल टाइम मेरा पता नहीं है. Okay, so let's see one thing. You know what? I was teaching my students a chapter, and while I was teaching the chapter, my students told me कि मैम मैंने YouTube पे चेक किया, मैंने बाकी कुछ प्लेटफॉर्म्स पे चेक किया, where the teachers have taught this chapter. So I was like, okay, fine, that's good. But when they said to me कि मैम it was so confusing. I don't want to sound offensive to any of the teachers, those who are doing it. But yes, that was not good. अगर आपको बुरा लग रहा तो I'm so sorry. But मैं सच बोल रही हूँ. I'm so sorry. But the point is, whenever we come for the grammar of make, as it is mentioned over here, first of all, let me tell you, when we are talking about the grammar thing, in English, make has two meanings. First is when we create something. You are making a scenery. You are making a fool of somebody. You are making idli with sambar and all that, right? Second make is when, like, let's consider I'm the first party, I'm the speaker, and I want the second party to do something for me which I want the person to do, but the person doesn't want. Listen again. Make has two meanings in English. First is to create. Second is, if I am going to, for example, let's see, you are somebody who is watching. ठीक है, मान लो you are Parul or you are Ravi or you are Sachin or whatever, right? So अब यहाँ पे लप्पू जप्पू वाला सचिन का कोई मतलब नहीं है, वो सब एकदम बेकार और पुराना हो चुका है, हम नॉर्मल बात कर रहे हैं. So हम सचिन तेंदुलकर वाले लेवल की बात कर रहे हैं, right? So अभी तो कॉन्सेप्ट इज I am the speaker and मैं चाहती हूँ कि तुम वो काम करो जो मेरी मर्जी का है, फिर चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो, doesn't matter to me. जब हम ये वाला ग्रामर यानी ये मजबूरी वाला काम किसी पर थोप देते हैं, so that is called in English it is called as make, and that is why I have written over there मजबूर करना. किसी से अपने मन का काम करवा लेना जानते हुए कि ये काम वो शख्स नहीं करना चाहता. There we use the grammar of make. आपने सुना होगा समझने को कहते हैं understand, लेकिन किसी को समझाने को कहते हैं to make somebody understand. तो वहां क्रिएट करने की बात तो आ नहीं रही है. मेक समबडी अंडरस्टैंड का मतलब होता है सामने वाला आप समझने के लिए तैयार नहीं हो उस चीज को, क्योंकि उसके हिसाब से वो बिल्कुल सही है जैसे कि दुनियादारी में चलता है. बट देन द पर्सन सेज नहीं मैं तुम्हें समझाऊंगा. अब तुम देखो, तुम नहीं समझना चाह रहे हो, देखो मेरी बात सुनो. तो ऐसा जब हम ये करने लगते हैं, देन वी यूज द ग्रामर ऑफ मेक. सो हियर लेट्स कम व्हाट एग्जैक्टली आर वी गोना डू इज आई टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ इट. नाउ द सेकंड थिंग इज सी द एग्जांपल. आई will make you study now. इससे ज्यादा टॉर्चरस सेंटेंस ना तो टीचर ना ही पेरेंट्स बोल सकते हैं, ऐसा स्टूडेंट्स का मानना है, राइट? ओके, सो अभी क्या है, इसको अगर मैं हिंदी में बोलूंगी तो इट विल बी, चूंकि विल लगा हुआ है और विल के साथ मेक लगा हुआ है, तो यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस की बात है, राइट? तो आई विल मेक यू स्टडी नाउ, मैं तुम्हें अभी पढ़ने पर मजबूर करूंगी. मजबूर करूंगी का मतलब तुम्हारा घंटे से मन नहीं पढ़ने का. बट द पॉइंट इज ना, टीचर कह रहा है, अध्यापिका कह रही है तो करना ही पड़ेगा. और इस बार अध्यापिका ने अपना अगर चैनल घुमा दिया पेरेंट्स की तरफ से, तब तो तुमने करना ही करना, तब बस चॉइस ही नहीं है. सो आई विल मेक यू स्टडी नाउ, मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी अभी पढ़ने पर, राइट? नाउ लेट्स सी. आई द सब्जेक्ट, विल इज द हेल्पिंग वर्ब, एंड अंडर द हेल्पिंग वर्ब आई हैव रिटन इफ रिक्वायर्ड, यानी अगर जरूरत होगी तो आपको लगेगा मैम क्या हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है? हमेशा नहीं पड़ती, ज्यादातर पड़ती है, यानी 90% पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो इसी सेंटेंस को मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहा होता, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है अमूमन कि नेगेटिव से डू या डस का इस्तेमाल होता है. सो पॉजिटिव क्या कहता है, जैसे आई लव टीचिंग, या फिर नहीं, अभी तुम कहोगे फिर आईएनजी आ गया, फिर तुम गड़बड़ा दोगे, फिर पार्टिसिपल पढ़ाना पड़ेगा, इसको हटा देते हैं. आई लाइक एवरीवन, हालांकि झूठ है लेकिन फिर भी आई लाइक एवरीवन. तो लाइक क्या है यहाँ पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट? तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, इसीलिए मैंने इफ रिक्वायर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे कि कई सेंटेंसेस कभी कभार ऐसे भी हो जाएंगे जहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा. दैट इज वाई मैंने आपको एग्जाम्पल ये दिया ताकि मैं आपको बता सकूं कि हेल्पिंग वर्ब होता है, बट समटाइम्स एक्सेप्शनल कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा. दैट इज वाई इट्स रिटन इफ रिक्वायर्ड. इसके तुरंत बाद अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये आ जाएगा मेक वाली ग्रामर, यानी मजबूर करने वाली ग्रामर. अब मेक के चारों फॉर्म्स देख लेते हैं. फर्स्ट फॉर्म इज मेक फॉर प्लूरल, एंड इसी में एस जोड़ के वी मेक इट फॉर सिंगुलर, यानी ये इस्तेमाल होता है आई यू और प्लूरल यानी बहुवचन के लिए, और ये इस्तेमाल होता है फॉर सिंगल यानी एक वचन के लिए.
इसका सेकंड फॉर्म यानी V2 है मेड, और सेम है इसका V3 भी, दैट इज मेड। दोनों में अंतर कैसे पता करते हैं? अगर V3 होगा तो हमेशा इसके पहले हैज, हैव प्रेजेंट में, हैड पास्ट में और विल हैव फ्यूचर में जरूर दिखाई देगा, और अगर नहीं दिखाई दे रहा तो V2 है, ठीक। और लास्ट में जो फोर्थ फॉर्म है यानी मेकिंग हो गया। इसके मेकिंग के बाद यू आया, यानी जिसे मजबूर किया जा रहा है, उसको मैं कह रही हूं ऑब्जेक्ट नंबर 1। और इसके नीचे मैंने लिखा हुआ है कंपल्सरी। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि अब तक क्या होता है, हम लोग क्या देखते हैं, किसी भी सेंटेंस में लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है और हम लोग कहते हैं देखो अगर जरूरत हो तो लगाओ, नहीं भगाओ। लेकिन यहाँ पे ये पहला ऑब्जेक्ट जो है दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि मेरी तानाशाही चलेगी इसी पे, इसी को तो मजबूर करना है, और अगर ये शख्स ही नहीं होगा तो मजबूरी क्या घंटे से लगाएंगे। सो दिस पर्सन कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट नंबर 1 इज कंपल्सरी। और इसके तुरंत बाद ये वाला वर्ब देखो, ये वाला वर्ब, ये एक दूसरा वर्ब आ रहा है यहाँ पे, यानी मैं तुम्हें मजबूर करूंगा, बताऊं तो किस चीज के लिए, तो जिस चीज के लिए मजबूर करूंगा वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगा। और इसके नीचे मैंने लिखा हुआ है CONST डॉट, जो शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा हुआ है कांस्टेंट का। जो मैथ्स पढ़ते हैं उनको ये मालूम होगा कांस्टेंट मतलब ये बदलेगा नहीं। जितने भी कहने का मतलब ये है, अगर प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, कॉन्टिन्यूअस में है, सारे बदलाव मेक पर दिखाई देंगे। ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही पड़ा रहेगा। ये बदल सकता है, यानी स्टडी, गो, टीच, ईट, ऐसा कुछ हो सकता है, वर्ब बदल सकता है मगर उसकी फॉर्म नहीं। और इसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट नंबर 2, जो कि जैसा हमने पहले पढ़ा हुआ है, यानी वो ऑप्शनल है, जरूरत होगी तो लगाएंगे वरना नहीं लगाएंगे। यानी सेंटेंस को मैं ऐसा भी कह सकती थी, आई विल मेक यू स्टडी, मैं तुम्हें पढ़ने पर मजबूर करूंगी। मैं ये ना बताऊं कब, या फिर किसके साथ, या फिर किसके द्वारा। I hope I'm clear to you, right? And all of you, by the time when you're watching this video, and I have told you what's the basic difference between make और इसको English में how do we use it? Do let me know, were you able to understand it or not? I know you will be able to. So अपने compliments वगैरह उधर डाल देना, right? And do let me know if there is any other chapter, any other thing in English which you have been searching a lot, but unfortunately solve करने के बजाय उलझा ज्यादा दिया चीजों ने। यानी आप ढूंढ रहे थे, मान के चलिए काजू कतली, जैसा मेरा पढ़ाने का अंदाज है, और आपको मिल गई वो बासी वाली जलेबी, और वो भी डालने में चली गई। कोई ऑफेंसिव नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं, आई विल बी ब्रिंगिंग बैक दैट थिंग टू यू। एंड तब तक टेक केयर, सी यू अगेन।